हाय दोस्तों, दिस इज अनिल कुमार गुप्ता फॉर इंटरव्यू क्वेश्चन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ एमएनसीज कंपनी के बारे में, जिसमें नोड.जेएस, जावास्क्रिप्ट और मोंगोडीबी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये कंपनी है टीसीएस, कैपजेमिनी और टेक महिंद्रा। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन मिला कहाँ से आपको। तो मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैं इस एमएनसीज कंपनी में इंटरव्यू दे चुका हूँ, बट मेरा फाइनली नहीं हो पाया। मीन्स सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में मैं छट गया। तो चलिए दोस्तों, उसी क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। और इससे पहले भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे एक वीडियो बनाया है, लाइक एलएनटी नोड.जेएस इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। और बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप उसको जरूर प्रीफर कीजिए, जरूर देखिए, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो जो है एलएनटी में ऑलरेडी पूछे गए हैं वो क्वेश्चन। और एलएनटी में जो जावास्क्रिप्ट हो गया, एंगुलर हो गया, मोंगोडीबी हो गया और नोड.जेएस हो गया, तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस सारे क्वेश्चन को मैंने उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं उस वीडियो को आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाइएगा गूगल पे, यहाँ पे लिखिएगा फॉलोइंग इंटरव्यू क्वेश्चन। जब इसको आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे इस चैनल पे जाएंगे, और यहाँ पे चैनल पे जाने के बाद आप यहाँ पे सिंपल कुछ मत कीजिए, यूट्यूब पे जाके, या तो यूट्यूब पे जाइए, सिंपल यहाँ पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए और यहाँ पे सर्च कीजिए नोड.जेएस इंटरव्यू क्वेश्चन। यहाँ पे जाइए और यहाँ पे सर्च कीजिए नोड.जेएस इंटरव्यू क्वेश्चन। जब यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये मेरा वीडियो आ जाएगा। देखिए, ये है एलएनटी नोड.जेएस इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने अप्रोक्सीमेट 50 क्वेश्चन डिस्कस किया है, जो कि नोड.जेएस, जावास्क्रिप्ट एंड एंगुलर एंड टाइपस्क्रिप्ट से रिलेटेड है, जो कि एलएनटी में पूछा गया था। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आप इस पूरे वीडियो को देखिए, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं इसमें से 60 to 70% क्वेश्चन जो है आपके इंटरव्यू में पूछा ही जाएगा। ये जो है मीन स्टैक डेवलपर के लिए है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर ले, क्योंकि ऐसे वीडियोज मैं लेकर आता ही रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ टीसीएस, कैपजेमिनी और टेक महिंद्रा में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं कि क्वेश्चन में है क्या क्या। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एरो फंक्शन क्या होता है, कॉल बैक क्या होता है, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस क्या होते हैं, रेस्ट ऑपरेटर क्या होता है, डिकंस्ट्रक्टर क्या होता है, मैप, फिल्टर और रिड्यूस फंक्शन क्यों अप्लाई करते हैं, क्यों यूज करते हैं हम जावास्क्रिप्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जावास्क्रिप्ट में लूप के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स के लूप होते हैं जावास्क्रिप्ट में, स्कोप क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ES6 और ES5 में मेन डिफरेंस क्या होता है, रिवर्स एरे का हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे यूजिंग फंक्शन एंड विदाउट यूजिंग फंक्शन, होस्टिंग क्या होता है, जावास्क्रिप्ट जो है ओवरलोडिंग को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, प्रॉमिस क्या रिटर्न करता है, और जावास्क्रिप्ट में इनहेरिटेंस को कैसे हम अचीव कर सकते हैं, क्या जावास्क्रिप्ट इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। तो ये हो गए हमारे जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन। और इसमें जावास्क्रिप्ट में इन एमएनसीज कंपनी के अंदर कुछ आउटपुट पूछे गए हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो है आउटपुट नंबर 1 है, ये आउटपुट नंबर 2 है। अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ। ये आउटपुट नंबर 3 है, ये आउटपुट नंबर 4 है। ऐसे करके कम से कम अप्रोक्सीमेट 10 या 11 क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा। नेक्स्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्तों नोड.जेएस के बारे में, कि नोड.जेएस में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ग्लोबल वेरिएबल नोड.जेएस में कौन कौन से होते हैं, पैकेज या JSON फाइल क्या होता है, ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग को कैसे हैंडल करते हैं, क्या चीज़ें होती है, मोंगोज कनेक्शन, हम डेटाबेस कनेक्शन कैसे बनाएंगे मोंगोडीबी में विदाउट मोंगोज एंड विद द हेल्प ऑफ मोंगोज, मतलब दोनों तरीके से, एक्सप्रेस के हेल्प से हम कैसे बनाएंगे और मोंगोज के हेल्प से हम कैसे बनाएंगे। मिडिलवेयर क्या होता है, नेक्स्ट मिडिलवेयर क्या होता है, ये जो एरर्स होते हैं 201, 204, ये एरर्स जो है
हम इसका मतलब क्या है, 201 का 404 का मतलब क्या है, या 500 का मतलब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई यूज स्पेसिफिक फ्रेमवर्क चूज, मतलब जो भी हम नोड जस्ट डेवलपमेंट करते हैं तो हम एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क को क्यों हम चूज करें, क्यों हम एक्सप्रेस जेएस को ही चूज करें। इसके अलावा भी बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं जिसका हेल्प हम ले सकते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट में। इवेंट लूप क्या होता है, मॉड्यूल्स कौन कौन से होते हैं जो हम अपने प्रोजेक्ट में यूज करते हैं, मॉड्यूल्स के नाम बताइए। ये क्वेश्चन बहुत आसान लग रहे हैं लेकिन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि हेलो वर्ड हम कैसे प्रिंट कराएंगे, लिख कर आप बताइए। प्लीज राइट दी कोड हाउ कैन प्रिंट दी हेलो वर्ड इन Node.js with the help of Express.js as well as with the help of we can say that कि without using Express.js मीन्स हेलो वर्ड को हम कैसे Node.js में हम प्रिंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस एंड विदाउट एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दोस्तों मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट जो हमारा होता है हम क्यों यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है ये दोस्तों कि काउंट, कोई पैराग्राफ दिया जाएगा आपको और उस पैराग्राफ के अंदर जो है वर्ड बताने हैं कि कौन सा वर्ड जो है, कितने वर्ड हैं उस पैराग्राफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेंट इमीटर जो है क्या होता है। अगला क्वेश्चन ये दोस्तों मोंगोडीबी से रिलेटेड है कि हम इंडेक्सिंग कैसे क्रिएट करते हैं, इंडेक्सिंग के क्या क्या फायदे हैं या मोंगोडीबी में या माईसीक्वल में। हम ये भी क्वेश्चन ये भी है कि क्या हमारा मोंगोडीबी ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है, जैसे हमारा माईसीक्वल है, माईसीक्वल क्या करता है ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है। मीन्स एसिड प्रॉपर्टी मीन्स एसिड एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। तो क्या मोंगोडीबी हमारा ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है। रिपिल क्या होता है, हम मोंगोडीबी में ज्वाइन कैसे लगाते हैं, कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, मैच का क्या यूज है, स्टोर प्रोसीजर क्या होता है, और RDBMS NoSQL में मेन डिफरेंस क्या है और कौन सा फास्ट होता है, किस सिचुएशन में किस डेटाबेस को यूज करना चाहिए। तो इतने सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि इन सारे क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा, आप पेशेंस बना के रहिए और पेशेंस से इस वीडियो को देखिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर पुटअप करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एरो फंक्शन की क्यों ज़रूरत पड़ी और एरो फंक्शन क्या होता है। तो मैं बता दूं कि जो एरो फंक्शन है वो ES6 का फीचर है। अब ES6 क्या होता है, ES6 हम ये बोल सकते हैं कि ये जो होता है इक्मा स्क्रिप्ट होता है, एक स्टैंडर्ड है जिस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए हम जावास्क्रिप्ट के कोड को एक गुड वे में प्रेजेंट करते हैं, एक गुड मतलब एक सही तरीके से लेके एक स्टैंडर्ड तरीके से अपने कोड को हम लिखते हैं, तो वो होता है ES6। अब मैं चलता हूँ इसको, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं दोस्तों कि जो आउटपुट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, फिर हम थियरी पे चलेंगे। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले हम आउटपुट्स देखते हैं कि जो हमारा आउटपुट है इसका रिजल्ट क्या होगा, फिर उसके बाद हम थियरी पर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकली लिख कर मैं बताऊंगा, मैं नहीं चाहता कि डायरेक्टली आपको कहीं लिखा हुआ हो उसको मैं समझा दूं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। यहाँ पे जाते हैं और इस कोड को मैं आपके सामने पेस्ट करता हूँ। देखिए उन्होंने ये बोला था, हमसे ये पूछा गया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमको याद है कि कैपजेमिनी में पूछा गया था कि एक वेरिएबल है जो वेरिएबल डिफाइन किया गया where a इक्वल टू 10 मीन्स इस a में 10 की वैल्यू असाइन किया गया और एक वेरिएबल है लेट b इक्वल टू 20। अब इंटरव्यूअर ने हमसे क्वेश्चन ये पूछा कि इसका आउटपुट क्या होगा। मीन्स उसने देखिए सिंपल इसने ये नहीं किया कि console.log a, इसने ये नहीं किया, इसने ये किया है कि console.log this.a एंड console.log this.b। अब देख लेते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। थोड़ा और जूम कर दूं, इसको मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूं। देखिए आउटपुट क्या आया, 10 और अनडिफाइंड। तो आप सोचोगे कि भाई इसका आउटपुट 10 आया, इसका आउटपुट अनडिफाइंड आया, ऐसा क्यों हुआ।
तो मैं आपको बता दूं कि ये वेरिएबल क्या है। ये वेरिएबल जो है, एक वेरिएबल वेयर से डिफाइन है, दूसरा वेरिएबल लेट से डिफाइन है। तो ये जो वेयर से डिफाइन है इसका स्कोप क्या होता है, इसका स्कोप ग्लोबल होता है। और जब ग्लोबल स्कोप होता है तो आप सर्च करोगे तो ये जो ग्लोबल वेरिएबल है जो दिस, इसमें ए जो है आपको मिल जाएगा, मीन्स ए की वैल्यू जो है इस ग्लोबल वेरिएबल में मिलेगी। बट ये जो वेरिएबल होता है, ये जो वेरिएबल जो बी जो वेरिएबल है जो लेट से डिफाइन है, इसका स्कोप ब्लॉक ऑफ स्कोप होता है, मीन्स ये ग्लोबल वेरिएबल में मिलेगा ही नहीं मिले। ये ग्लोबल वेरिएबल जो दिस है इसमें इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी, तो इसलिए इसने अनडिफाइन दे दिया और इसकी वैल्यू जो है 10 दे दी। अब मैं चलता हूँ, इसको करता हूँ कंसोल, यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों console.log, console.log, और हम दिस वेरिएबल को क्या करते हैं, कंसोल करा लेते हैं। देखिए मैंने क्या किया, दिस वेरिएबल को जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको मैंने console.log कराया। जब इसको एक्सपेंड करेंगे यहाँ पे तो देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये जो ए की वैल्यू है वो यहाँ पे मिल रही है, मीन्स जो इसका स्कोप होता है, जो वेरिएबल वेयर से डिफाइन होता है उसका स्कोप ग्लोबल होता है, मीन्स वो हमारी ग्लोबली उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो वेरिएबल लेट से डिफाइन किया गया है, लेट बी, इसका स्कोप ब्लॉक ऑफ स्कोप है, मीन्स ये वेरिएबल हमारा ग्लोबल स्कोप में मिलेगा ही नहीं, इसलिए इसकी वैल्यू जो है अनडिफाइन आ गई। तो दोस्तों एक कैपजेमिनी में पूछा गया था और मैं इसका आंसर नहीं दे पाया था, मीन्स ये जो console.log है इसको तो मैंने बता दिया था, लेकिन इसमें मैं कंफ्यूज हो गया था। इसको भी मैंने उतना ही बताया था कि 20 आंसर आएगा, बाद में मैंने इसको एग्जीक्यूट करके देखा तो इसका आउटपुट कुछ अलग ही था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं ये क्वेश्चन आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप भी कहीं इंटरव्यू दोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा। इस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको मैं ओपन करता हूँ और इस सेकेंड को इसको मैं क्लियर करता हूँ और इसको मैंने यहाँ एक चीज़ पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया गया जिसके सेट टाइम आउट दिया गया। आपको पता होगा कि सेट टाइम आउट जो है ये जावास्क्रिप्ट का नहीं है, मीन्स ये थर्ड पार्टी API है। तो इस सेट टाइम आउट के अंदर हमें क्या किया गया, console.log कराया गया 2 सेकेंड का टाइम दिया गया है। इसको मैं अभी एग्जीक्यूट नहीं करता हूँ, 2 सेकंड का टाइम दिया गया है। इसको क्लियर करता हूँ, हाँ ठीक है। अब उसमें सेकंड लाइन में लिखा गया console.log, ठीक है, console.log 2। थर्ड लाइन में ये है कि सेट टाइम आउट console.log 3,0, ठीक है दोस्तों। फोर्थ लाइन में console.log 4। तो अगर देखा जाए, अगर लॉजिकली सोचा जाए दोस्तों, तो अपने माइंड में यही आएगा कि यार ये सेट टाइम आउट है और यहाँ पे console.log है, सेट टाइम आउट है, console.log है, ठीक है। तो सबसे पहले ये प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, क्योंकि इसमें कोई टाइम से लेना देना नहीं है, ठीक है। और क्यों प्रिंट होगा, क्यों नहीं 4 प्रिंट होगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट कोड जो है टॉप से एग्जीक्यूट होता है, मीन्स लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। तो सही मायने में देखा जाता है ये जो लाइन है 2 सेकेंड का टाइम लेगा, ये जो लाइन है ये 0 सेकेंड का टाइम लेगा, मीन्स टाइम लेगा ही नहीं। ये जो लाइन है 0 सेकंड का टाइम लेगा, जो फोर्थ लाइन है ये टाइम लेगा ही नहीं। तो हमारा आउटपुट आना चाहिए 2, 4। अब देखिए, अब इन दोनों में बात किया जाए सेट टाइम आउट, तो देखिए इसमें जो टाइम डिफाइन किया गया, ये जो console.log होगा इसमें कोई टाइम नहीं दिया गया, ठीक है, लेकिन इसमें टाइम दिया गया। तो हमारा सबसे पहले ए प्रिंट होगा, उसके बाद ए प्रिंट होगा, फोर्थ वाला लाइन, उसके बाद जो है ए प्रिंट होगा सेट टाइम आउट, उसके बाद जो है ए प्रिंट होगा। तो चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए दोस्तों हमारा 2 प्रिंट हुआ, फिर 4 प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद 3 प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद जो है 1 प्रिंट हुआ। तो ये हुआ इसका आउटपुट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हम नोड में एग्जीक्यूट करा पाएंगे, बट हम लिखता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन जो है इस पे कंसोल पे नहीं प्रिंट होगा क्योंकि ये नोड.js से रिलेटेड है, ठीक है। अब मैं इसको भी डिस्कस करता हूँ आपके सामने। अभी इसको प्रैक्टिकली करके देख लेंगे। एक है सेट टाइम आउट जिसके अंदर console.log किया गया है, दूसरा है process.nested, इसके अंदर भी कंसोल किया गया, और तीसरा जो है console.log जिसके अंदर एक प्रिंट कराया गया, ठीक है।
अगर इस कोड को हम Node.js एक फाइल बनाकर उसमें रखकर इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले ये प्रिंट होगा, ठीक है। अब इन दोनों में डिसाइड कैसे होगा कि कौन सा प्रिंट होगा, क्या सेट इमीडिएट होगा या प्रोसेस.नेस्टिक होगा। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ये प्रिंट होगा, उसके बाद ये प्रिंट होगा, उसके बाद ये प्रिंट होगा। तो इसको हम अभी प्रैक्टिकली करके देखेंगे दोस्तों। तो आपको इंटरव्यूअर क्या करेगा, ऐसे आपको आउटपुट दे देगा चैट पे, अब बोलेगा कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो आप बताएंगे कि सबसे पहले थर्ड प्रिंट होगा, उसके बाद सेकेंड होगा, उसके बाद फर्स्ट होगा। तो वो पूछेगा कि भाई सेट टाइम आउट और प्रोसेस.नेस्टिक में इन दोनों में कौन होगा, क्यों होगा। तो इसको आपको ब्रीफ में बताना होगा। तो इसको हम ब्रीफ में आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम इसको कॉपी करते हैं, अब इसको जो है console.log में रखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रहे हैं कि एक जो है फॉर लूप है, ठीक है, और फॉर लूप के अंदर जो है सेट टाइम आउट है, फॉर लूप के अंदर जो है सेट टाइम आउट है, और उसके बाद जो है console.log कराया गया है यहाँ पे, ठीक है। और इसका आउटपुट पूछ रहा है कि इसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये लूप कितनी बार चल रहा है, ये लूप जो है 0 से लेके 10 टाइम्स चल रहा है। मीन्स i = 0, i <10 मीन्स ये जो है 0 से लेकर 9 तक चलेगा ये लूप, ये तो कंफर्म है। क्योंकि <= होता तो 10 तक चलता, <= है तो 9 तक चलेगा। और उसके अंदर सेट टाइम आउट है और i की वैल्यू प्रिंट कराई गई है। तो चलिए दोस्तों इसको हम प्रिंट करा के देखते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। देखिए सबसे पहले इसका जो है आउटपुट आया है, इसको मैं क्लियर करता हूँ, इसको जो है इसको मैं प्रिंट कराता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। तो इसका आउटपुट होगा 0 से लेकर 9 तक ये प्रिंट करेगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको हम प्रिंट कराते हैं। ये सिंपल इसको मैं प्रिंट कराता हूँ और इसको मैं इंटर करता हूँ। देखिए इसका आउटपुट इसने पूछा है कि क्या होगा। देखिए 1 बाय 1 प्रिंट हो रहा है क्योंकि इसमें टाइम इंटरवल है, टाइम दिया गया है, इसमें टाइम मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये लूप कितनी बार चल रहा है, 0 से लेकर where i = 0, i <10 और i++। इसका मतलब ये लूप जो है 0 से लेकर 9 तक चलेगा। इसमें सेट टाइम आउट दिया गया है और उस सेट टाइम आउट जो दिया गया है उसमें टाइम मेंशन है कि एक एक सेकेंड के बाद जो वैल्यू आएगी वो एक एक सेकेंड इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे आई की वैल्यू हुई, आई की वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई हो गई। 0 आया तो 0 हो गया, फिर 1 आया तो 1 सेकेंड हो गया, 2 आया तो 2 सेकेंड हो गया। तो ऐसे ऐसे करके जो है 0 से लेकर 9 तक ये प्रिंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों, यहाँ पे हम चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि इसको मैं कंसोल कमेंट कर देता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ, अभी थोड़ा कन्फ्यूजन सा लग रहा है, इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। ये इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। अब ये दोस्तों ये क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यहाँ पे अगर देखा जाए, 1 मिनट, इसको जो है यहाँ पे console.log, ठीक है, इस ये console.log रहेगा, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है, इसकी वैल्यू ये कर देते हैं, ठीक है। अब इंटरव्यूअर ने हमसे ये पूछा कि भैया इसका आउटपुट क्या होगा। देखिए एक फंक्शन बनाया गया जिसके अंदर एक वेरिएबल डिफाइन किया गया x = 43 और उसके अंदर एक इनर फंक्शन है। मीन्स ये जो फंक्शन है इसका स्कोप यहीं तक है। तो मेरे माइंड में तो ये आया कि where x = 43 है यहाँ पे और एक ग्लोबल वेरिएबल है तो यहाँ पे भी मिल जाएगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। नहीं तो यहाँ पर अगर होस्टिंग की बात किया जाए तो ये वेरिएबल क्या होगा, ये वेरिएबल ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपका। यहाँ पे अगर देखा जाए ये वेरिएबल जब ऊपर जाएगा यहाँ पे तो यहाँ पे where हो जाएगा x हो जाएगा और ये वैल्यू जो है इसमें असाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है हमारा जो है x की वैल्यू आ जाएगी 21, लेकिन ये गलत है। तो इसका सही मायने में देखा है तो इसका आउटपुट क्या होगा। सबसे पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ।
ये देखिए 9 आ रहा है दोस्तों, ये क्यों आ रहा है ये हम डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले इस फंक्शन की बात करें तो इसका स्कोप क्या है, फंक्शन स्कोप है, ठीक है। अगर फंक्शन स्कोप है तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा यहाँ पे होस्टिंग काम करेगा, तो ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल x इक्वल टू 21 है, ये उठ के चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बैर x आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू जो है आपकी ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, जब किसी वेरिएबल, कोई वेरिएबल बैर से डिफाइन होता है और उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं होती है, तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ये अनडिफाइंड शो करता है, ये अनडिफाइन होता है। मीन्स इसका जो इनिशियलाइजेशन होगा वो अनडिफाइन होगा। अब अनडिफाइंड में प्लस प्लस आप करेंगे, अनडिफाइंड में प्लस प्लस करेंगे तो यहाँ पे वो भाई अननोन वैल्यू है, अननोन है, अब उसमें कुछ भी जोड़ेंगे, आप जीरो में चाहे 1 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसमें क्या होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो यहाँ अनडिफाइन आया और यहाँ पे प्लस प्लस है, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगी। तो इसलिए इसको जब हम इंटर करेंगे, यहाँ पे जब इंटर करेंगे तो इसकी वैल्यू 9 आएगी। तो वही इंटरव्यूअर हमसे जानना चाहता था कि भाई इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो कोई भी बोलेगा 21 आएगी या क्यों आएगी। आप 9 नहीं बोलेंगे कि 9 आएगी तो क्यों आएगी, तो आप ये बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है, ये जो वेरिएबल x प्लस प्लस है, इसका स्कोप जो है यहीं तक है और ये जो है ग्लोबल स्कोप में है, मीन्स इस फंक्शन के अंदर है और ये इस फंक्शन के अंदर है, ठीक है। तो हम जब console.log यहाँ पे कराया गया है, यहाँ पे कराया गया, तो ये जो वैर यहाँ पे डिफाइन गया था ये ऊपर इनिशियलाइज होगा, यहाँ पर होस्टिंग काम करेगी और जब इनिशियलाइज करेगा तो ये इसका इनिशियलाइजेशन बाय डिफॉल्ट अनडिफाइन होगा, फिर इसको प्लस प्लस किया गया, कंसोल कराया गया, तो इसकी वैल्यू जो है अननोन आएगी, मीन्स अनडिफाइन आएगी, ठीक है। अगर इसको और भी सही तरीके से सिंप्लीफाई करें तो हम यहाँ पे इसको console.log कर देंगे यहाँ पे, और इसको मैं इस तरीके से करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे x वैल्यू कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, इसको इंटर करके देखते हैं क्या चीज़ें आ रही हैं। और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंगल कोट में मैं इसको ऐसे करती हूँ, ठीक है। अब मैं इसको इंटर करता हूँ, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या आया, एक मिनट, यहाँ पे कुछ गलती हो गया क्या, यहाँ पे आया 43, ठीक है, और ये वैल्यू आ गई 44, ऐसा क्यों भाई, एक मिनट, ये जो है कैसे ले रहा है, काम करते हैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इस फंक्शन को मैं, अच्छा 1 मिनट, गलती ये हुई है दोस्तों कि यहाँ पे हम जो है, ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से था, यहाँ पे वैर था, ठीक है, यहाँ पे वैर डिफाइन किया गया था। अब मैं इसको इंटर करता हूँ, देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैंने कंसोल करा कर देखा तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, अनडिफाइन आई ना, वही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे होस्टिंग काम करेगा और ये उठ के ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू अनडिफाइन आ गई। अच्छा उसमें भी प्लस माइनस कुछ भी करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू इसकी नन आएगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये भी इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा था, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने, इसका भी मैंने सही आंसर बताया था, बट उसको जस्टिफाई करना था क्यों। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोमिस डॉट रिजॉल्व है जिसमें वैल्यू 1 पास किया गया, ठीक है। उसके बाद देन लगाया गया है, उसके बाद क्या किया गया, यहाँ पे x की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट किया गया, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे एरर थ्रो किया गया, फिर वहाँ पर कैच लगाया गया, फिर देन लगाया गया, फिर कंसोल लगाया गया, फिर यहाँ पे एरर लगाया गया। इंटरव्यूअर हमसे जानना चाहता कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा तो इसमें वैल्यू 1 है, ठीक है। सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, इसका आंसर आएगा दोस्तों 2। अब क्यों आया चलिए देखते हैं। यहाँ पे वैल्यू 1 मिल गई, डॉट देन है तो यहाँ पे 1 में वैल्यू 1 ऐड हो गया, मीन्स और देखा जाए तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे वैल्यू जो है 2 हो गई, क्योंकि 1 + 1 मीन्स 2 हो गया। अब आया डॉट देन, इसमें आया तो ये क्या कर रहा है, एरर थ्रो कर रहा है। जब एरर थ्रो कर रहा है दोस्तों तो जाहिर सी बात है एक कैच के अंदर जो है इसको कैच करेगा। जब देन में एरर आई तो ये एरर कहाँ पे कैच होगी, यहाँ पे आएगी, ठीक है। और इसमें क्या किया गया, यहाँ पे ये देखा गया कि यहाँ पे वैल्यू 1 मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ से 1 पास हुआ, 1 में 1 जुड़ा, 2 हो गया, और यहाँ पे जब वैल्यू 2 मिली इसका मतलब एरर मिला। जब यहाँ पे वैल्यू 2 आई इसका मतलब एरर मिला। जब एरर मिला तो यहाँ पे कैच हुआ, जब कैच हुआ तो यहाँ पे वैल्यू हमें 1 मिली।
जब वैल्यू 1 मिली तो यहाँ पे 1 आ गई, अब 1 आ गई तो 1 + 1 मीन्स 2 हो गया, यहाँ पे हो गया 2। ठीक है, जब 2 हो गया तो यहाँ पे वैल्यू 2 आ गई, और यहाँ पे देखो console.log मीन्स यहाँ पे वैल्यू हमें आउटपुट मिल जाएगी 2, यहाँ पे हमें आउटपुट मिल जाएगी 2। ठीक है, तो दोस्तों इसका आउटपुट आएगा 2। तो इसको एक्सप्लेन करके बताना था इंटरव्यूअर को कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन ये पुटअप किया गया था कि इंटरव्यूअर ने क्या किया कि हमारे सामने ये क्वेश्चन रख दिया। तो मैंने जब क्वेश्चन देखा तो मैंने बोला ये तो सिंपल प्रॉमिस है जिसमें रिजॉल्व और रिजेक्ट और यहाँ पे एरर थ्रो किया गया। तो उसने ये बोला कि इसमें मिसिंग क्या है। भाई जाहिर सी बात है, ये उसने क्या किया कि एक सिंटेक्स दे दिया, सिंटेक्स लिख कर दे दिया। उसने बोला कि इसमें मिसिंग क्या है, इसको हम क्या करेक्ट कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, कोई भी प्रॉमिस हम जब हैंडल करते हैं, कोई भी प्रॉमिस हम लिखते हैं तो यहाँ पे कोई आउटपुट आता है। मीन्स मान लो एक्स, यहाँ पे वैल्यू आ गई, एग्जाम्पल दे रहा हूँ दोस्तों, और मान लो यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, वहाँ पे जब हमारा ये देन होता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, कैच लिखते हैं, यहाँ पे कैच लिखते हैं। और जो भी हमारा यहाँ पे चीज़ें आती है, यहाँ पे एरर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऐसे करके इसको हम ऐसे लिख देते हैं। तो मतलब इसका जो सिंटेक्स है, जो मिसिंग सिंटेक्स है, इसको हम ऐसे बनाएंगे। मीन्स यहाँ पे देन आ गया, देन आ गया तो जो भी होगा यहाँ प्रिंट होगा। अगर कोई एरर आती है तो हमारा सीधे यहाँ कैच में आ जाएगा। तो इंटरव्यूअर का मतलब ये था कि इसमें क्या मिसिंग है, इसको करेक्ट करो। तो मैंने इसको ऐसे प्रेजेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियोज मैं बनाता रहता हूँ। और डायरेक्टली जो ऐसे क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, मेरे चैनल पे बहुत सारे लोगों ने अपना अपना इंटरव्यू क्रैक किया है और वो मैसेज भी डाले हैं कि भाई आपके चैनल देखने से, आपके क्वेश्चन देखने से ये क्वेश्चन मुझे इंटरव्यू में पूछा गया था, और थैंक्स कि मैंने इस वीडियो को देखा और इंटरव्यू क्रैक किया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक क्या है हमारा, आपको पता होगा कि एक जो वेरिएबल्स होते हैं, एक वेर वेरिएबल होता है जिसका स्कोप ग्लोबल होता है, एक लेट होता है, एक दूसरा और एक जो होता है कांस्टेंट होता है। मीन्स जो लेट और कांस्टेंट वेरिएबल होते हैं इनका स्कोप ब्लॉक ऑफ स्कोप होता है। तो यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल डिफाइन किया गया है इसका ब्लॉक ऑफ स्कोप है। तो इसमें क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट को असाइन किया गया ए के अंदर। ठीक है, उसके बाद इसी ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट के अंदर असाइन किया गया है। मीन्स एक कांस्टेंट लिया गया ऑब्जेक्ट 1 जिसके अंदर इस ऑब्जेक्ट को असाइन किया गया है। ठीक है, अब उसके बाद बंदा हमसे ये पूछना चाहता है कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको हम इसके अंदर असाइन कर दें। मीन्स ए डॉट की, मीन्स ए जो वैल्यू है इसके अंदर हम इसको असाइन कर दें तो हमारा रिजल्ट क्या होगा। इसको मैं सिंगल कोट में लिख देता हूँ। हाँ ठीक है, ये जो हमारी आ गई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ तो यहाँ पे कंसोल लगाता हूँ। कंसोल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगी चीज़ें कि हमारी वैल्यू मिल क्या रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे सिंगल कोट लिया और यहाँ पे हम यहाँ पे देखिए इसको कॉमा लगाया और इसको लिख दिया ऑब्जेक्ट 1। ठीक है, कि भाई हमारे ऑब्जेक्ट 1 में वैल्यू असाइन हो रही है भी कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि इसको कंसोल करा दिया, इसको ए डॉट की को यहाँ पे मैंने कंसोल करा दिया। ठीक है, तो देखिए कितने कंसोल है। एक और यहाँ पे कंसोल कराता हूँ मैं, जिससे हमें चीज़ें पता रहेगी। और यहाँ पे फिर एक और कंसोल करा देता हूँ। तो इसको मैं करता हूँ दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो इंटरव्यूअर ये जानना चाहता था कि क्या जो हमारा वेरिएबल्स है, लेट, कांस्टेंट और वेर वेरिएबल, इसका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं बंदे को। इंटर करते हैं। ठीक है, क्या एरर आ गई कि ऑलरेडी डिक्लेयर्ड का कुछ एरर आ गया। 1 मिनट, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं ऐसे करता हूँ। सबसे पहले मैं ये काम करता हूँ, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ।
अभी भी ऑलरेडी डिक्लेयर कोई लेट वेरिएबल जो है कहीं डिफाइन किया गया है ऑलरेडी। 1 मिनट, अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको इसमें ए की वैल्यू हम प्रिंट कराते हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वैल्यू प्रिंट कराते हैं। ठीक है, इसको मैं मान लीजिए A1 ले लेता हूँ, इसको A1 ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। हाँ देखिए, अब यहाँ पे मैंने देखा कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस वेरिएबल में असाइन हो गया और इसको इसमें असाइन कर दिया। तो ये जो कंसोल हुआ, ये मैं देख रहा हूँ की और वैल्यू मीन्स जाहिर सी बात है इस ऑब्जेक्ट को इसमें असाइन किया गया, इसको कंसोल करा गया तो वही चीज़ मिलेगी। तो यहाँ पे वही चीज़ मिली है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया दोस्तों कि एक वैल्यू लिया और इस पर्टिकुलर की पे इस वैल्यू को असाइन किया गया। मीन्स इस की पे इस वैल्यू को असाइन किया गया तो इसको ये रिप्लेस कर देगा, मीन्स ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, इसको क्या प्रिंट करके दिया इसने, वैल्यू 2, क्योंकि रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं कि इसको फिर मैंने क्या किया, console.log, फिर ऑब्जेक्ट 1 को मैंने प्रिंट कराया। एक तो ऑब्जेक्ट 1 है जो की वैल्यू दे दिया हमारा, फिर उसके बाद हम इसके बाद क्या किया कि एक जो वैल्यू है इस की का जो वैल्यू उसको मैंने वैल्यू 2 से रिप्लेस किया, तो ये भी दे दिया। फिर उसके बाद फिर मैंने इस ऑब्जेक्ट 1 को क्या किया, यहाँ पे कंसोल कराया। तो यहाँ पे तो कंसोल जब कराया था तो की और वैल्यू दिया था, तो यहाँ पे क्यों ये आ गया, की और वैल्यू 2 आ गया, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू रिप्लेस हुई है, इसकी वैल्यू चेंज हुई है। तो ये इंटरव्यूअर ने हमसे क्वेश्चन पुटअप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों, इसका अल्टरनेटिव ये है, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से हमसे पूछा गया था यहाँ पे कि इसका आउटपुट क्या होगा। देखिए वही चीज़ है, इस सब्जेक्ट को इसमें असाइन किया गया, यहाँ पे ये चीज़ आ गई, इसको console.log कराया गया। फिर उसके बाद इसमें 1 असाइन किया गया इसके की में, फिर उसके बाद ए को क्या किया गया, ए को console.log किया गया, फिर उसको ऑब्जेक्ट को, चलिए इसको प्रिंट कराते हैं। ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, तो मीन्स हम ये काम करता हूँ, इसको A2 कर देते हैं, हो सकता है कहीं मिल ना हो, इसको A2 कर देता हूँ मैं, इसको A2 कर दिया। ठीक है, इसको किया। ठीक है, तो देखिए ये जो कराया गया, इसको console.log ऑब्जेक्ट 1 कराया गया, तो इसमें हमारी वैल्यू ये चीज़ हो गई। ये तो करेक्ट है, तो सिंपल है, कोई भी बता देगा। सेकंड पॉइंट में ये है कि हमारी इस की पे वैल्यू 1 असाइन की गई, तो यहाँ पे भी वैल्यू हमारी, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे वैल्यू हमें 1 मिल गई। ठीक है, लेकिन जो थर्ड है यहाँ पे वैल्यू हमारी 1 मिल गई, लेकिन जो थर्ड ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट 1, यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट 1 को जो कंसोल कराया गया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी। तो यहाँ पे वैल्यू मैं बता दूँ कि की में वैल्यू 1 मिलेगी, ना कि वैल्यू मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी असाइन किया जा, रिप्लेस किया जा चुका है, मीन्स इस वैल्यू की जगह 1 असाइन किया गया, तो इसलिए इसमें भी हमारा वही आएगा की कॉलन 1। और यहाँ पे देखा जाए, मैनुअली देखा जाए तो आदमी जो कंफ्यूज हो जाएगा, सोचेगा कि इसकी भी वैल्यू यही होगी, की वैल्यू होगी। नहीं, यहाँ पे चेंज किया गया, यहाँ पे 1 असाइन किया गया, इसके की में 1 असाइन किया गया, तो यहाँ पे 1 मिला। ठीक है, बट यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट 1 किया है, ऑब्जेक्ट 1 किया है, तो जब ऑब्जेक्ट 1 किया तो यहाँ पे जो वैल्यू है 1 है, इसको रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ भी वैल्यू की 1 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों, ये भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको मैं दोस्तों पेशेंस रख के इस क्वेश्चन को पढ़िए, स्टडी कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके कहीं भी आप जाएंगे, नोड.js का इंटरव्यू या जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू देने, तो क्वेश्चन आपसे जरूर पुटअप किया जाएगा। चलिए दोस्तों, ये ऑप्शन इंटरव्यू ये जानना चाहता है कि भाई console.log में हमने क्या किया कि फॉल्स इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया कि 000 कर दिया, तो इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो अगर इसको मैं इंटर करता हूँ तो इसमें क्या आ गया, अच्छा ये गलत है, गलत तरीके से इसको लिखा गया, इसमें इसको मैं हटाता हूँ और इसको मैं इंटर करता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू ट्रू हो गई और इसकी वैल्यू फॉल्स हो गई। तो इसका आउटपुट उसने पूछा था कि क्या होगा आउटपुट, तो माइंड में ये था कि भाई फॉल्स का मतलब क्या होता है, 0 होता है, और यहाँ तो फॉल्स इक्वल टू 0 है। ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसको सिंगल कोट हटा के भी चेक कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू भी ट्रू ही होगी, तो इसका मतलब ये ट्रू हो गया।
बट इसमें ट्रिपल है, ट्रिपल इक्वल टू है, इसका मतलब टाइप भी चेक करेगा। तो टाइप चेक करेगा, तो अगर बात किया जाए टाइप चेक करेगा तो इसका हम टाइप चेक करके देख लेते हैं क्या हुआ। अगर इसका हम टाइप ऑफ करते हैं, ठीक है, और इसको मैं टाइप ऑफ कर दिया और इसका टाइप चेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसका टाइप जो है 0, ठीक है। अब इसको कंट्रोल कराते हैं तो देखिए इसका टाइप क्या है, इसका टाइप हमारा आया बूलियन और इसका टाइप आया स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये इक्वल हो ही नहीं सकते, इसका मतलब ये फॉल्स है। इसको और भी एक और तरीके से हम देख सकते हैं। अगर हम इसकी बात बोलें तो इसको मैं सिंगल कोट हटा देता हूँ और उसके बाद जो है इसको इंटर करता हूँ, तो देखिए बूलियन आ गया और नंबर आ गया। मीन्स ये जो है वैल्यू तो इक्वल है बट इसका टाइप इक्वल नहीं है, इसलिए इसका आउटपुट जो होगा फॉल्स होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अब आता है दोस्तों अब हमारा बचता है कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के कुछ क्वेश्चन है। ये तो हमने आउटपुट डिस्कस कर लिया कि जो आउटपुट पूछे गए थे। अब जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नोड.js का और उसके बाद है मोंगोडीबी का। तो सबसे पहले मैं जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि एरो फंक्शन क्या होता है, ठीक है। एरो फंक्शन क्या होता है, हम क्यों यूज करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो एरो फंक्शन होता है हम ये बोल सकते हैं कि इट इज़ अ फीचर ऑफ द ईयर 6, इट इज़ इंट्रोड्यूस इन ईयर 6। ईयर 6 मीन्स इकमा स्क्रिप्ट मीन्स इट इज़ अ स्टैंडर्ड in which we can write the JavaScript code in standard way, ठीक है। अब एरो फंक्शन क्या होता है, हम ये बोल सकते हैं कि एरो फंक्शन विद द हेल्प ऑफ एरो फंक्शन वी कैन राइट द फंक्शन इन शॉर्ट वे। इन एरो फंक्शन डज नॉट सपोर्ट द फंक्शन कीवर्ड, एरो फंक्शन डज नॉट सपोर्ट द न्यू कीवर्ड, ओके। तो ये होता है हमारा एरो फंक्शन। तो चलिए इसको हम कैसे लिखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एरो फंक्शन जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, फंक्शन ले लिया, यहाँ पे ले लिया टेस्ट, ठीक है। हम मैनुअली जो ट्रांजिशन फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे क्या कर लिया, रिटर्न करा दिया। यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी करा दिया, यहाँ पे हेलो करा दिया, हेलो वर्ड, ठीक है। अब मैं इसको एरो फंक्शन में बनाऊंगा दोस्तों, तो कैसे लिखेंगे हम इसको। मैं क्या करूँगा, टेस्ट कर दिया, एरो फंक्शन कर दिया, यहाँ पे सिंपल कर दिया और इसको मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया सिंगल कोट में हेलो वर्ड, हेलो वर्ड। तो ये हो गया हमारा एरो फंक्शन दोस्तों। यहाँ पे हमने कुछ भी कांस्टेंट डिफाइन कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा एरो फंक्शन, ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करता हूँ, सपोज कीजिए एक और मैंने फंक्शन बनाया यहाँ पे और जिसके अंदर मैं 2 पैरामीटर पास करता हूँ, ए कामा बी, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिटर्न कराता हूँ ए प्लस बी। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल फंक्शन। अब इसको एरो फंक्शन के अंदर हमें लिखना हो तो हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। ए कामा बी और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ए प्लस बी कर दिया, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे सॉरी ये जो है टेस्ट हो गया। अब मैंने क्या किया, मान लीजिए किसी कांस्टेंट पे हम इसको असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। देखिए इस फंक्शन को मैंने किस तरीके से लिखा है, एक फंक्शन कीवर्ड भी लगाया, फिर 2 पैरामीटर, फिर रिटर्न कराया। इसको सिंपली ऐसे मैंने लिख दिया, सिंपली ऐसे लिख दिया। तो ये हो गया हमारा एरो फंक्शन, ठीक है दोस्तों। इसको थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं कि एरो फंक्शन गिव्स एन ईजियर वे टू राइट द कोड। मीन्स ये जो है एक ईजियर वे प्रोवाइड करता है जिसके हेल्प से हम कोड को लिखते हैं, मतलब बहुत शॉर्ट में कोड को लिखते हैं। इट इज़ ए सिंगल लाइन ऑफ कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एरो फंक्शन से अवॉइड द पैरेंथेसिस। देखिए इसमें कोई भी पैरेंथेसिस नहीं लगाया, हमने जो कोड लिखा है इसमें कोई भी पैरेंथेसिस नहीं लगाया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है दोस्तों कि एरो फंक्शन से अवॉइड द पैरेंथेसिस एंड कैन यू कीप दिस इन द सिंगल लाइन, ठीक है। इन ए सिंगल लाइन फंक्शन डू नॉट राइट द रिटर्न। अगर सिंगल लाइन की बात करें तो इसमें रिटर्न की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर देखिए रिटर्न की ज़रूरत नहीं है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि एरो फंक्शन कैन नॉट बी एक्सेस करेंट ऑब्जेक्ट
इट हैज रेफरेंस टू द ग्लोबल ऑब्जेक्ट, मीन्स ये जो एक एरो फंक्शन जो होता है दिस कीवर्ड को सपोर्ट नहीं करता है, करेंट ऑब्जेक्ट को सपोर्ट नहीं करता है। ये जो ऑब्जेक्ट लेता है, जो ऑब्जेक्ट यूज करता है, जो रेफरेंस यूज करता है, वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यूज करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एरो फंक्शन कैन नॉट बी एक्सेस द करेंट ऑब्जेक्ट, इट ऑलवेज यूज रेफरेंस टू द ग्लोबल ऑब्जेक्ट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि हम जो इसके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दोस्तों देखिए, हमने कुछ यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है कि यहाँ पे देखिए 2 पैरामीटर बनाया है और इसको हमने क्या किया है, console.log a+b और इसमें क्या किया, वैल्यू पास किया 5,6, ठीक है। इसको और शॉर्ट में लिखने का तरीका दोस्तों इस तरीके से है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि एरो फंक्शन जो है दिस कीवर्ड को सपोर्ट नहीं करता। हम देखिए यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है कि यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, इसके अंदर आर्गुमेंट बनाया, ठीक है। अगर इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कंसोल कराऊंगा, यहाँ पे मैं इसको कंसोल कराता हूँ दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट मैं देख रहा हूँ कि ये क्या करता, आर्गुमेंट्स के अंदर 4,5 आया, मीन्स ये जो है इस आर्गुमेंट्स के अंदर ये वैल्यू हमारी प्रिंट हो गई और इसमें 5, 6, 7, 8 वैल्यू प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये जो है ES6 नहीं है, ES5 है। ES5 जो है आर्गुमेंट्स को सपोर्ट करता था। तो अब इसको क्वेश्चन ये आता है कि क्या आर्गुमेंट्स जो है एरो फंक्शन को सपोर्ट करता, तो मैं आपको बता दूं कि ये सपोर्ट नहीं करता। अगर इस फंक्शन को एरो फंक्शन के फॉर्मेट में लिखा जाए तो क्या ये सपोर्ट करेगा, नहीं, सपोर्ट नहीं करेगा। चलिए इसको देख लेते हैं दोस्तों हम। देखिए इसी क्वेश्चन को मैंने क्या किया है, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन लिखा गया, ठीक है, ये तो ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब इसी को मैंने क्या किया, एरो फॉर्मेट में डिफाइन कर दिया, मीन्स हमने क्या किया, इस फंक्शन को हटा दिया, ठीक है, और सिंपल ऐसे कर दिया, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो काम करते हैं, ये काम करते हैं, यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसको मैंने क्या कर दिया, ये तो सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, मीन्स ES5 में डिफाइन है, ES5 इसको सपोर्ट कर रहा है। बट यहाँ पे हम जाते हैं, इसको सिंपल क्या करते हैं, इसको मैंने क्या किया, इसको प्रिंट कर देते हैं, इसको मैं इंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये जो है ऑलरेडी डिक्लेयर्ड जो बता रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको मैं करता हूँ, इसको सम ऑन कर देता हूँ, ठीक है, सम ऑन कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने इंटर किया था, देखिए ये जो एरर शो कर दिया, कह रहा है कि आर्गुमेंट्स इज नॉट डिफाइंड, मीन्स जो है एरो फंक्शन जो है आर्गुमेंट्स को सपोर्ट नहीं करता। एक लाइन में बताने का मतलब यही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, इसको कैसे हम लिखते हैं। ये इंटरव्यूअर ने ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपका माइंड ट्री में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि कॉल बैक फंक्शन क्या होता है और इसको हम कैसे लिखते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कॉल बैक फंक्शन ये होता है कि हम ये बोल सकते हैं कि कॉल बैक फंक्शन इज ए फंक्शन व्हिच पास एज ए पैरामीटर इन द अनदर फंक्शन एंड एज पर रिक्वायरमेंट वी कैन कंसोल। तो ये कॉल बैक फंक्शन होता है, ठीक है। मैंने बोला कि कॉल बैक फंक्शन ये फंक्शन व्हिच पास एज ए पैरामीटर ऑफ द अनदर फंक्शन, ठीक है, ये होता है कॉल बैक फंक्शन। तो चलिए इसको हम कैसे लिखते हैं कॉल बैक फंक्शन को, इसको देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कॉल बैक फंक्शन बनाता हूँ। मान लीजिए हमने एक कॉल बैक फंक्शन बनाया, मैंने बनाया डेमो, या यहाँ पे लिख देता हूँ कॉल बैक, और इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, कंसोल लिख दिया। इंटरव्यूअर यही बोलेगा कॉल बैक फंक्शन लिख कर बताइए, सॉरी। तो दिस इज कॉल बैक फंक्शन, दिस इज कॉल बैक फंक्शन, ये हमारा हो गया कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। अब इसको मैं कॉल करता हूँ। मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे, मान लीजिए और टेस्ट नाम का एक फंक्शन बनाया, ठीक है, और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया कि नेम पास कर दिया और यहाँ पे कॉल बैक पास कर दिया, कॉल बैक पास कर दिया। और यहाँ पे मैंने क्या किया, console.log, यहाँ पे console.log किया और यहाँ पे लिख दिया दिस इज माई नेम, ठीक है। यहाँ पे मैंने नेम को कंकैटिनेट कर दिया, ठीक है। और इसके बाद क्या किया कि इसको, ये तो हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या किया कि इस कॉल बैक को मैंने
कॉल बैक फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या किया कि इस फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया। मैंने क्या किया कि कॉल बैक फंक्शन बनाया, ठीक है, और एक टेस्ट नाम का फंक्शन बनाया जिसके अंदर नेम पास किया और इस कॉल बैक को एज ए पैरामीटर पास किया और इसको यहाँ पे मैंने कॉल कर लिया और यहाँ पे कंसोल कराया और फिर इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया। तो मैंने डिफिनेशन बताया कि कॉल बैक फंक्शन इज ए फंक्शन विच पास एज ए पैरामीटर ऑफ द अनदर फंक्शन। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं दोस्तों। इस फंक्शन को ले गए, यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे कॉल बैक इज नॉट डिफाइन, क्यों आया एरर, कॉल बैक कुछ मिस्टेक है, कॉल बैक नॉट ए फंक्शन, 1 मिनट। तो एक काम करते हैं, इसको कॉल बैक करते हैं, इस फंक्शन को। कुछ गड़बड़ी हुई क्या? अच्छा रुकिए, अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि नहीं, इसको मैं ऐसे करता हूँ। यहाँ पे मैंने नेम पास कर दिया, यहाँ पे मैंने पास किया अनिल, ठीक है, और यहाँ पे मैंने पास किया यहाँ पे मैंने पास किया इस कॉल बैक को, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉल बैक को पास कर दिया, मीन्स इस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ और इसके अंदर मैंने अनिल पास किया, कॉल बैक पास कर दिया, ठीक है। इसको मैं इंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये आ गया मेरा आंसर, मीन्स दिस इज अ, यहाँ पे कुछ इसको सही तरीके से थोड़ा लिख लेते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, अब इसको मैं इंटर करता हूँ तो देखिए माय नेम इज अनिल, ठीक है। तो ये जो फंक्शन पास हुआ, जब इस फंक्शन को कॉल किया, टेस्ट में कॉल किया तो यहाँ पे नेम मिला, इस नेम मिला, तो इसको कंसोल कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, कॉल बैक फंक्शन को पास किया, मीन्स इस कॉल बैक फंक्शन को, ये कॉल बैक फंक्शन यहाँ आया, फिर इसको कॉल करा दिया, मीन्स ये वाली लाइन हमारी प्रिंट हो गई। तो ये होता है दोस्तों कॉल बैक फंक्शन, इसको लिखने का तरीका ये है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, कि हमारा ये पूछ रहा है कि सिंक्रोनस और असिंक्रोनस क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा बाद में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दोस्तों कि रेस्ट ऑपरेटर और डीकंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसके बारे में हम ब्रीफ में डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए ये दोनों क्वेश्चन हमारा डिस्कस हो चुका है, तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा कलर दे देते हैं कि जिससे पता रहे कि हमारा कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है। इसको मैं ग्रीन दे देता हूँ जिससे पता चलेगा हाँ हमारा क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रेस्ट ऑपरेटर और डीकंस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो रेस्ट ऑपरेटर होता है ये ES6 का न्यू फीचर है। जब हम कोई भी फंक्शन हम बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स हम पास करते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं पर हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमने मान लीजिए नंबर ऑफ आर्गूमेंट, मान लीजिए आपके पास 1000 नंबर ऑफ आर्गूमेंट है, तो क्या आप कॉमा कॉमा करके पास करोगे? ऐसा तो नहीं करोगे ना। तो चलिए ये जो है इसको क्या करता है, इसको एक बेटर वे में प्रेजेंट करता है, बेटर वे में इसको लिखता है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगी कि रेस्ट ऑपरेटर क्या होता है। यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन देखिए, रेस्ट ऑपरेटर, तो रेस्ट ऑपरेटर ये होता है कि इट इज अ प्रोवाइड एंड इम्प्रूव वे हैंडलिंग द पैरामीटर ऑफ द फंक्शन। जो भी हम फंक्शन बनाते हैं, जो उसके पैरामीटर हम पास करते हैं, ठीक है, उसको हैंडल करने का एक बेटर वे है, ठीक है। करा कि यूजिंग द रेस्ट पैरामीटर सिंटैक्स वी क्रिएट द फंक्शन, वी कैन टेक द वेरिएबल नेम आर्गुमेंट्स, ठीक है, एंड एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स विल बी कन्वर्ट इनटू एरे। मीन्स हम जब कोई भी फंक्शन हम बनाते हैं और उसमें रेस्ट ऑपरेटर हम यूज करते हैं, तो जो भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हम पास करते हैं तो वो क्या करता है, उसको एरे में कन्वर्ट करके दे देता है। तो जो रेस्ट ऑपरेटर कैन बी यूज बाई अप्लाइंग 3 डॉट। कभी भी हम रेस्ट ऑपरेटर यूज करते हैं तो जो भी हम वेरिएबल यूज करते हैं उसके आगे हम 3 डॉट लगाते हैं। अब देखिए इस फंक्शन, मैंने एक फंक्शन बनाया, इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, 3 डॉट लगाया, मीन्स हम रेस्ट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। 3 डॉट से ही ये स्टार्ट होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, ठीक है दोस्तों। अब मैं इस फंक्शन को कॉपी कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गया तो देखिए रेस्ट ऑपरेटर मैंने, अगर मैं इसको काम करता हूँ, ऐसे करता हूँ, ठीक है दोस्तों, और इसको मैं कंसोल कराता हूँ, ठीक है। तो क्या देगा, 4,5 देगा। क्यों? क्योंकि ये कहीं वैल्यू लिया है, सिंगल वैल्यू को ही कंसीडर करेगा। 4,5 सिर्फ सिंगल वैल्यू को कंसीडर करेगा, ठीक है। अगर मैं इसको
इस फंक्शन का आगे रेस्ट ऑपरेटर लगा देता हूँ और इंटर करता हूँ, तो देखिए एरे में कन्वर्ट कर देता है। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि रेस्ट ऑपरेटर क्या होता है। रेस्ट ऑपरेटर ऑलवेज यूज द 3 डॉट बिफोर द वेरिएबल। ठीक है, आप दूसरा लाइन में ये बोल सकते हैं कि in rest operator when you will be define any function, in that function when you will be pass number of arguments, then with the help of rest operator it will be convert into array format, means rest operator will be convert in array format। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स हमने पास किया है और रेस्ट ऑपरेटर यूज किया है, तो इसने क्या किया, इसको एरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे दिया। अब यहाँ पे आप ये नहीं ना करेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स है, मान लीजिए हमने 2 पास किया, तो आप ये नहीं ना लिखेंगे कि भाई ये जो है यहाँ पे आर्गूमेंट 1 आर्गूमेंट 2, उसके बाद आप कंसोल कराएंगे अच्छा एक मिनट, इसको मैं अगर ऐसे करता हूँ, मैं 1, 2 आर्गूमेंट 2 कंसोल डॉट लॉग डिफाइन पैरामीटर, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया गया, इसमें आर्गूमेंट्स 1 बनाया और आर्गूमेंट्स 2 बनाया और कंसोल डॉट लॉग किया। मीन्स कहने का मतलब है कि आपने एक फंक्शन बनाया, 2 पैरामीटर पास किया, तो 4 जो है इसके अंदर चला जाएगा, 5 इसके अंदर चला जाएगा, कंसोल डॉट लॉग कराया। तो मान लीजिए इसमें 10 पैरामीटर आपको पास करना होता है, ऐसे नहीं ना करेंगे कि कॉमा 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 करके और फिर 10 कैसे कॉमा कॉमा करके प्रिंट कराएंगे, तो ये सही तरीका नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये चलते हैं दोस्तों कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये तो हो गया हमारा रेस्ट ऑपरेटर। उसके बाद आता है डी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो डी कंस्ट्रक्टर होता है कि इसका सही डिफिनीशन अगर हम देखें, देखिए डी कंस्ट्रक्टर इज अ न्यू वे टू एक्सट्रैक्ट द एलिमेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड एरे। जैसे कोई आपका ऑब्जेक्ट है, कोई एरे है, तो उससे हम एलिमेंट को हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, एलिमेंट को हम लेना चाहते हैं, पिक करना चाहते हैं, तो हम डी स्ट्रक्चरिंग के हेल्प से हम इसको अचीव कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग इज अ न्यू वे टू एक्सट्रैक्ट द एलिमेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड एरे। ठीक है, तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। इसका एग्जाम्पल करके देखेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। मैंने इसलिए बना दिया है एग्जाम्पल कि इसको जब हम टाइप करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। चलिए इसको मैं रिमूव करता हूँ, इसको मैं लेता हूँ। ठीक है, हमने क्या किया, सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, अब हम उसके बाद क्या किया, ऑब्जेक्ट बना दिया, इसके अंदर 3 वैल्यू हमने पास कर दी। ठीक है, अगर हम बोल दें कि भैया स्ट्रेंज की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप ये लिखेंगे क्लास डिटेल्स डॉट स्ट्रेंज, उसकी वैल्यू मिल जाएगी। फिर ऐसे क्लास डिटेल डॉट रेंज हो गया, फिर क्लास डिटेल्स डॉट ब्लैक बोर्ड हो गया। ठीक है, तो उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग ऐसा वे प्रोवाइड करता है कि इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे रख दीजिए और इसके अंदर आप वेरिएबल पास कर दीजिए, कुछ भी वेरिएबल आप पास कर दीजिए। यहाँ पे आप वेरिएबल पास कर दें, मान लीजिए हमने ये वेरिएबल पास कर दिया, फिर ये वेरिएबल पास कर दिया, फिर ये वेरिएबल पास कर दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि अगर इसको हम इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा इसकी ज़रूरत है नहीं मुझे लग रहा है, यहाँ पे हटाया। हमने क्या किया, यहाँ पे 3 नंबर ऑफ 3 आर्गूमेंट्स हैं, हमने 3 आर्गूमेंट्स यहाँ पे पास कर दी और इस सब्जेक्ट को यहाँ पे डाल दिया। और जब मैं इंटर कराऊंगा, यहाँ पे इंटर कराऊंगा, तो देखेंगे कि इसकी वैल्यू अनडिफाइन आ गई। अनडिफाइन क्यों आई, अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे कर ले, यहाँ पे क्लास डॉट स्ट्रिंग कर दिया, फिर क्लास डिटेल्स डॉट बेंच कर दिया, क्लास डिटेल्स डॉट ये कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको एंटर कराता हूँ दोस्तों, एंटर कराता हूँ कि ये वैल्यू भी होना चाहिए। इसको मैं क्या करता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ जिससे हम आसानी से कंसोल करा पाए। ऐसे कर लेता हूँ, मैं इसको एंटर कराता हूँ। क्या छूट गया,
क्या इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई क्या? इसको मैं एक काम करता हूँ, जैसे कोड लिखा है ऐसे चिपकाता हूँ और आपको समझा देता हूँ। मैंने क्या किया कि यहाँ पे इस सब्जेक्ट को यहाँ पे पास कर दिया और इसमें थ्री वेरिएबल्स है, तो 3 वेरिएबल्स यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दी। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स डिफाइन कर दी, ठीक है, एक ए और एक ए। और यहाँ पे मैंने ये देखा कि जो स्ट्रेंथ है यहाँ पे स्ट्रेंथ रख दिया, यहाँ पे बेंच रख दिया, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड रख दिया। जब मैं इसको इंटर कराता हूँ तो इसमें हमें वैल्यू मिल जाएगी। मीन्स अगर मान लीजिए हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें जो है बेंच की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप तो ऐसे कर देंगे क्लास डिटेल डॉट बेंच। अगर मान लीजिए इसमें हज़ारों बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं और सिर्फ आपको स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, तो आप कैसे करेंगे? तो इसको हम बेटर वे है इसको करने का। मान लीजिए सिर्फ हमें बेंच की वैल्यू चाहिए, तो आप कुछ मत कीजिए, यहाँ पे आप कुछ मत पास कीजिए और यहाँ पे आप कुछ मत पास कीजिए। इसको कराते हैं इंटर, देखते हैं क्या आता है। इसको जो है एक मिनट, इसको जो है बेंच, अगर इसको मैं कर दूँ, इसको कंसोल कर दूँ, यहाँ पे हम ब्लैंक पास कर दें और इसको मैं इंटर कराता हूँ, तो हमारी वैल्यू क्या हो रही है? क्या तो दोस्तों ये होता है ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग। मीन्स ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी एरे होता है, उससे हम एलिमेंट को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया। इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, 3 अनबाउंड एलिमेंट्स हैं। इन तीनों को मैंने अलग अलग वेरिएबल में असाइन कर दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ऑटोमेटिक जो है ये वैल्यू जो है ऑटोमेटिक इसमें असाइन हो जाएगी 1 बाई 1। और जब मैं इसको कंसोल कराऊंगा तो हमारी ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ऑब्जेक्ट जो डी स्ट्रक्चरिंग होता है, ये हम बोल सकते हैं इसके हेल्प से हम किसी भी एरे, किसी भी ऑब्जेक्ट से हम जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के वैल्यू होते हैं उसको हम आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन ये है कि मैप, फिल्टर और रिड्यूस में मेन डिफरेंस क्या है और क्यों यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पुटअप किया ही जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलते हैं और इसको मैं डिस्कस करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है मैप, फिल्टर और रिड्यूस, ये क्या होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों यही यहाँ पे चलते हैं, हाँ ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैप की बात करें, अगर डिफिनेशन की बात करें, तो हम ये बोल सकते हैं कि मैप रिटर्न द न्यू एरे। जो मैप होता है, जो मैप फंक्शन होता है, वो नया एरे रिटर्न करता है। मैप डज नॉट चेंज द साइज ऑफ द एरे। मान लीजिए आपके एरे की साइज में, आपके एरे की साइज है 4 to 5 है, या आपके एरे में 5 एलिमेंट है, तो साइज चेंज नहीं करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि 5 एलिमेंट की जगह 4 एलिमेंट हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मैप फंक्शन होता है उसको मॉडिफाई कर देगा, बट ये जो है वैल्यू साइज चेंज नहीं करेगा। तो ये बोलता है कि मैप रिटर्न द न्यू एरे। मैप को कभी भी हम अप्लाई करते हैं तो नया एरे रिटर्न करता है। डज नॉट चेंज द साइज ऑफ द एरे, यूज वैल्यू ऑफ द न्यू एरे मेकिंग न्यू वन। जैसे कोई एरे है, मान लीजिए ये एग्जांपल देकर हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक एरे प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि भाई इसमें 3 का मल्टीप्लाई और करना है। इस एरे के जितने भी एलिमेंट हैं उसमें 3 का मल्टीप्लाई करके एक नया एरे चाहिए, ठीक है। तो आप क्या किए हैं, इसको मैं कंसोल कराता हूँ, इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ। तो हमने क्या किया, सिंपल एक फंक्शन बनाया। इस फंक्शन का एक पैरामीटर दे दिया और उसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एक फंक्शन बन गया, ठीक है दोस्तों। अब क्या किया हमने, हमारे पास एक एरे है, ठीक है। तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई जो एरे के एलिमेंट है उसमें 3 का मल्टीप्लाई करके एक नया एरे चाहिए। तो हमने क्या किया, इस एरे को एरे डॉट मैप कर दिया और उसके अंदर इस फंक्शन को मैंने पास कर दिया। तो ये क्या करेगा कि जितनी बार चलेगा, सबसे पहले एक फर्स्ट वाले एलिमेंट पे आएगा, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट मिला, जब फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे मिला तो यहाँ पे 1 मिल गया, तो ये वैल्यू रिटर्न कर देगा। मीन्स हमारा ये कंसोल कर देगा। तो 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। तो ऐसे करके ये नया एरे दे देगा। तो ये होता है हमारा मैप। तो हम ये बोल सकते हैं कि मैप क्या करता है, न्यू एरे रिटर्न करता है। इट डज नॉट चेंज द साइज ऑफ द एरे, ठीक है। इट इज ऑलवेज यूज टू कन्वर्ट ओल्ड एरे टू न्यू एरे, हम ये बोल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि अब इसके साथ एक और फंक्शन था कि फ़िल्टर क्या होता है। देखिए फ़िल्टर क्या होता है, तो फिल्टर में चलते हैं हम। देखिए जो फिल्टर होता है, फिल्टर कहाँ गया, हाँ फिल्टर होता है, ये क्या करता है कि रिटर्न न्यू एरे, ये भी नया एरे रिटर्न करता है। मैप क्या करता है, मैप फंक्शन भी नया एरे रिटर्न करता है, और जो है फिल्टर होता है ये भी नया एरे रिटर्न करता है। लेकिन ये क्या करता है, जो एरे की साइज होती है उसको ये मैनिपुलेट कर देता है, मीन्स उसकी साइज को चेंज कर देता है एज पर रिक्वायरमेंट। मान लीजिए आपके पास कोई एरे है और एरे के अंदर, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास कोई एरे है और एरे के अंदर बोल दिया जाए कि इस एरे के अंदर जो सम वैल्यू है, जो हमारा इवन वैल्यू है, उसको हमें क्या करना है, उसको हमें लाना है, मतलब गेट करना है या एक्सट्रैक्ट करना है या फिल्टर करना है, या इस एरे के हेल्प से हमें इवन वैल्यू फाइंड करना है। तो जो आप इवन वैल्यू फाइंड करेंगे तो नया एरे बनेगा, तो जाहिर सी बात है उसमें कितने इवन आ जाएंगे, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मीन्स 3 आ जाएंगे। मीन्स एरे की साइज़ हमारी क्या हो गई, मैनिपुलेट हो गई। अगर एरे की साइज़ देखें तो कितना है, 6 है, तो उस तरीके से जब आप इवन वैल्यू ज्ञात करेंगे तो जो नया एरे मिलेगा उसकी साइज़ 3 हो जाएगी। तो यही बोल रहा है कि रिटर्न न्यू एरे and can manipulate the size of the area on the basis of condition. Return a single instance first match, if not match return the undefined. दो पॉइंट को आप ध्यान में रखिए कि नया एरे रिटर्न करता है और क्या करता है, एरे की साइज को मैनिपुलेट कर देता है। तो चलिए इसका भी एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, आसानी से एग्जांपल देखेंगे तो आसानी से चीज़ें समझ में आएगी। इसको हम क्लियर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, वेर करके एक एरे डिफाइन कर दिया। अब इसकी मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई हमें जो है इवन वैल्यू चाहिए। तो क्या किया हमने, यहाँ पे एरे डॉट फिल्टर लगाया, अब फंक्शन लगाया, इसमें क्या किया मॉडुलस 2 कर दिया और इसको कंसोल कर दिया, और यहाँ पे कंसोल करके देखा तो हमारी इवन वैल्यू मिल गई। मीन्स इसने क्या किया, एरे की साइज़ को मैनिपुलेट कर दिया एज पर रिक्वायरमेंट। तो ये होता है हमारा फिल्टर। रिड्यूस क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो रिड्यूस होता है, जो रिड्यूस फंक्शन होता है वो क्या करता है कि जैसे कोई एरे है और एरे के एलिमेंट को हमें क्या करता है, कोलैप्स करना, ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये जो एरे के एलिमेंट है इसको मान लीजिए हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये कर सकता है रिड्यूस के हेल्प से, मीन्स उसको रिड्यूस कर देता है, घटा देता है। तो ये बोला है कि इट रिड्यूस द ऑल एलिमेंट ऑफ द एरे इन सिंगल वैल्यू। ठीक है, तो चलिए इसको करके हम देख लेते हैं दोस्तों। इसका भी एग्जाम्पल हमारे पास है। इसको मैंने क्या किया, ये देखिए, अब मैंने क्या किया, इसको एंटर कर दिया। देखिए मल्टीप्लाई कर दिया, ये सारा मल्टीप्लाई करके 720 लाया। तो मैंने क्या किया, एरे डॉट रिड्यूस, और उसमें क्या किया, प्रोडक्ट को पास कर दिया, और इसमें क्या कर दिया कि जो भी वैल्यू आ रही है उसको ये मल्टीप्लाई करता जाता है। तो यहाँ पे क्या किया, इसको रिड्यूस कर दिया। तो ये होता है रिड्यूस का यूज़। तो अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि एरे, मैप और रिड्यूस में मेन डिफरेंस क्या आता है, आप ये बोल सकते हैं कि जो रिड्यूस फंक्शन होता है वो क्या करता है, एरे के एलिमेंट को क्या करता है, रिड्यूस करता है या सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। और जो हमारा फिल्टर होता है वो क्या करता है, इट इज़ अ रिटर्न द न्यू एरे बट इट इज़ अ मैनिपुलेट द साइज ऑफ द एरे। जो मैप फंक्शन होता है, इट इज़ आल्सो रिटर्न द न्यू एरे बट इट नेवर मैनिपुलेट द साइज ऑफ द एरे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों कि हमारा लूप कितने टाइप्स के होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक हम क्या क्या जानते हैं, फॉर लूप जानते हैं, फॉर ईच जानते हैं, एक तो फॉर लूप हो गया, फॉर ईच हो गया, वाइल लूप हो गया, ठीक है, डू वाइल हो गया, इतने सारे जाते हैं। तो ये पूछा जाता है कि अभी 2 लूप और इंट्रोड्यूस हुए हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो उनका पूछने का मेन कंसेप्ट यही है कि लूप कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो लूप्स हैं, एक मिनट यहाँ पे देखता हूँ, लूप, हाँ ये रहा। देखिए जो लूप है वो है दोस्तों, एक तो फॉर लूप हो गया, दूसरा वाइल लूप हो गया, तीसरा डू वाइल लूप हो गया, चौथा जो है फॉर लूप हो गया। ये इतना तो हम जानते हैं, इतना तो सब कोई जानता है। फॉर ईच लूप हो गया, फॉर ईच हो गया, ठीक है, फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, डू वाइल हो गया, फॉर ईच हो गया। अब इसमें जो 2 नया लूप है, एक होता है फॉर इन होता है, एक होता है फॉर ऑफ होता है। तो जो फॉर इन होता है और जो फॉर ऑफ होता है, ये क्या करता है कि हमारा इससे हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, तब चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, हम यहाँ पे गए,
और यहाँ पे हमने सर्च कर दिया फॉर इन वर्सेस फॉर ऑफ इन जावास्क्रिप्ट। इसका मैंने एग्जांपल नहीं ले रखा है, बट इसको हम नेट पर सर्च कर सकते हैं, बहुत ही छोटा एग्जांपल है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ ये देखते हैं दोस्तों कि जो फॉर इन है, यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ ठीक है, इसने क्या किया कि यहाँ पे इन लगाया हुआ है, फॉर इन लगाया हुआ है। तो यहाँ पे देख रहा है कि जो एरे है, जो एरे है इसका इंडेक्स निकाल कर देता है, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स। बट ये जो ऑफ है ये क्या करता है, डायरेक्टली वैल्यू निकाल कर देता है, ये वैल्यू निकाल कर देता है। इसने क्या किया, 3 निकाल के दिया, 5 निकाल के दिया, 7 निकाल के दिया। तो मेन डिफरेंस ये होता है, जो फॉर इन होता है वो क्या करता है, एज ए एरे का इंडेक्स देता है। जो फॉर ऑफ होता है वो एरे का क्या करता है, वैल्यू निकाल कर देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि स्कोप क्या होता है, स्कोप इन द जावास्क्रिप्ट। तो मैं आपको बता दूं कि जो स्कोप होता है, इसको हम देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या होगा। ये भी पूछा जाता है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल देके भी पूछा जाता है। तो जो स्कोप होता है दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, क्योंकि ये वीडियोज़ बनाने में बहुत मेहनत लगता है। मैं इस जो भी मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, सबसे पहले इसको मैंने 4 to 5 आवर देके इसको मैंने सीक्वेंस में बनाया है कि आसानी से मैं आप लोगों को समझा सकूँ। इसमें टाइम लगता है दोस्तों, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे तो इससे मुझे खुशी होगी और मोटिवेशन मिलेगा नई वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्कोप की बात करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्कोप क्या होता है। स्कोप इन जावास्क्रिप्ट डिटरमाइन द एक्सेसिबिलिटी ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शन इन वेरियस पार्ट ऑफ कोड। हम ये बोल सकते हैं कि जो स्कोप होता है वो क्या करता है, वो डिटरमाइन करता है एक्सेसिबिलिटी ऑफ वेरिएबल, कि जो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है इसकी एक्सेसिबिलिटी क्या है, क्या ग्लोबल लेवल का एक्सेसिबिलिटी है, क्या ब्लॉक लेवल का है, या लोकल लेवल का है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये हो गया इसका डिफिनीशन कि स्कोप क्या होता है। स्कोप इन द जावास्क्रिप्ट डिटरमाइन द एक्सेसिबिलिटी ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शन एट वेरियस पार्ट इन कोड। ठीक है, अब इसमें आता है ग्लोबल स्कोप आता है, लोकल स्कोप आता है और ब्लॉक स्कोप होता है। तो सबसे पहले ग्लोबल स्कोप के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल एंड फंक्शन डिक्लेयर एज ए ग्लोबली। ठीक है, जो वेरिएबल एंड फंक्शन होते हैं इसमें एज ए ग्लोबली डिक्लेयर्ड होते हैं। जैसे हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, ठीक है, और ये वेर कीवर्ड से डिफाइन किया गया। मीन्स जो वेर कीवर्ड होता है इसका स्कोप ग्लोबल होता है। मैंने क्या किया, 2 फंक्शन बनाया, एक फंक्शन 1 है और एक फंक्शन 2 है। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको रन कराता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया दोस्तों, एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया। ठीक है, और एक फंक्शन बनाया। ठीक है, इस वेरिएबल को मैंने इस फंक्शन के अंदर एक्सेस किया और इस फंक्शन के अंदर इस फंक्शन को एक्सेस किया। फर्स्ट वाले फंक्शन को मैंने सेकंड वाले फंक्शन के अंदर कॉल किया और सेकंड वाले फंक्शन को मैंने हिट कर दिया। तो हमने देखा कि इस वेरिएबल का स्कोप क्या है, इस वेरिएबल का स्कोप ग्लोबल है। ठीक है, जब ग्लोबल है तो जाहिर सी बात है यहाँ भी इसकी वैल्यू मिल गई, और इस फंक्शन को इस फंक्शन के अंदर डाल दिया और इसको मैंने कॉल कर लिया तो यहाँ भी इसकी वैल्यू मिल गई। तो ये होता है हमारा ग्लोबल स्कोप। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों कि हमारा जो लोकल स्कोप होता है वो क्या होता है। ठीक है, या फंक्शन स्कोप क्या होता है। ठीक है, फंक्शन स्कोप भी हम देख लेते हैं, इसका भी एक एग्जाम्पल है मेरे पास फंक्शन स्कोप का। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल ले लिया। देखिए, फंक्शन स्कोप का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल ले लिया a = 2। ठीक है, उसके अंदर फिर एक फंक्शन बनाया मल्टीप्लाई करके, और इसको मैंने कंसोल करा दिया। इसको मैं हटाता हूँ, एक कमेंट को, ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा। फिर इसके अंदर मैंने क्या किया कि जो वैल्यू आ रही है, ये जो वैल्यू है इसका स्कोप कहाँ तक है, इसका स्कोप इस फंक्शन के अंदर है, बट इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया कि ये जो फंक्शन है इसका स्कोप यहाँ तक है, इसका स्कोप यहाँ तक है। इसको मैंने क्या किया, इस फंक्शन के अंदर ए को मैंने कंसोल कराया हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद इस फंक्शन को मैंने बाहर कंसोल कराया हुआ। ठीक है, अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। देखिए, ए इज नॉट डिफाइंड। अब जाहिर सी बात है इस वेरिएबल का स्कोप क्या है, जब फंक्शन स्कोप है तो जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू यहाँ पे कंसोल होगी ही नहीं। और इसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, ये तो फंक्शन के अंदर, ये तो कभी कॉल मीन्स इसका आउटपुट आएगा ही नहीं, क्योंकि इसका भी स्कोप इस फंक्शन के अंदर ही है।
अगर इस फंक्शन को हम कॉल करें तो ये वैल्यू हमारा कंसोल हो सकता है, या इस वेरिएबल को हम जब बाहर हम रख दें तो ये हमारा ये ग्लोबली कॉल हो जाएगा। तो ये होता है हमारा फंक्शन स्कोप। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों, ब्लॉक ऑफ स्कोप की हम बात करते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक ऑफ स्कोप होता है कि जो वेरिएबल होते हैं वो विद इन स्कोप काम करते हैं। तो चलिए इसका भी एग्जांपल हम लेकर देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, हमने एक लेट वेरिएबल ले लिया। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इस लेट वेरिएबल को इसके अंदर हम कॉल करके देखें, कंसोल करा के देखें, कंसोल डॉट लॉग करें। ठीक है, और इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इस वेरिएबल को एक्स कर दिया। ठीक है, और इसको मैंने क्या किया, एक सिंगल कोट रख दिया और इसी को कंसोल करा कर हम बाहर इसको मैंने कंसोल करा दिया। ठीक है, और यहाँ पे इसको पहचान के लिए मैंने इसको एरो बना दिया। ठीक है, अब मैं इसको इंटर करता हूँ तो देखिए एक्स इज ए नॉट डिफाइंड। एक तो हमारी वैल्यू आ गई 45, मीन्स ये हमारा कंसोल काम किया लेकिन ये का कंसोल काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल जो लेट वेरिएबल होता है उसका स्कोप ब्लॉक ऑफ स्कोप होता है। तो ब्लॉक ऑफ स्कोप मीन्स ये ब्लॉक के अंदर जो कंसोल है उसको तो काम किया, उसको तो कंसोल कराया, लेकिन आउट ऑफ द ब्लॉक ऑफ स्कोप जो है काम नहीं किया, मीन्स एरर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों कि हमारा ES6 और ES5 में मेन डिफरेंस क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ES6 और ES5 में मेन डिफरेंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं मेन डिफरेंस की बात करता हूं। सबसे पहले कि जो हमारा ES5 था वो जो है उसमें जो कीवर्ड था, जो भी हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो वेर कीवर्ड से करते थे। ठीक है, मीन्स उसका स्कोप ग्लोबल था। और ES6 जो आया उसमें दो नए कीवर्ड आ गए, एक हो गया आपका लेट हो गया और जो सेकंड हो गया वो कांस्टेंट कीवर्ड हो गया। तो ये जो है सबसे पहला मेन डिफरेंस ये है दोस्तों कि इसको वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे मेन डिफरेंस ये है कि इट सपोज प्रिमिटिव डेटा टाइप आर स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, नल और अनडिफाइंड। ये ES5 की बात हो रही है। जो ES5 है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है, जैसे स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, बूलियन हो गया, नल हो गया, अनडिफाइन हो गया। लेकिन ES6 क्या करता है, ES6 जो एडिशनल एक नया प्रिमिटिव डेटा टाइप इसने दिया जिसका नाम है सिंबल। मीन्स जो सिंबल डेटा टाइप है ये जो ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ। एक ये डिफरेंस बता सकते हैं हम कि भैया ES5 जो था प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, नल एंड अनडिफाइंड। लेकिन जो ES6 है उसने एक नया डेटा टाइप इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है सिंबल। सेकेंड डिफरेंस ये है दोस्तों कि देयर इज ओनली वन वे डिफाइन द वेरिएबल। मीन्स ES5 के अंदर वेरिएबल को डिफाइन करने का सिंगल तरीका है, बट जो ES6 है उसने दो नए वे प्रेजेंट किए वेरिएबल को डिफाइन करने के, दो नए कीवर्ड प्रेजेंट किए जिसका नाम है लेट और कांस्टेंट। तो हम ये बोल सकते हैं कि देयर आर टू न्यू वे डिफाइन द वेरिएबल इन ES6। थर्ड पॉइंट ये है दोस्तों कि इन ES5 में बोथ फंक्शन एंड रिटर्न कीवर्ड आर यूज डिफाइन ए फंक्शन। जब हम कोई भी मैनुअल फंक्शन हम डिफाइन करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि उसका जब उसके आगे हम क्या करते हैं, फंक्शन लगाते हैं, जो लिखते हैं फंक्शन टेस्ट और कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। तो वो डिफाइन करने का तरीका जो है ES5 का तरीका है। और ES6 ने क्या इंट्रोड्यूस किया, एरो फंक्शन। एरो फंक्शन में फंक्शन कीवर्ड का यूज नहीं होता है और एज पर रिक्वायरमेंट हम रिटर्न लगा भी सकते हैं, नहीं भी रिटर्न लगा सकते हैं। तो ये हम डिफरेंस बोल सकते हैं कि जो ES5 है वो बोथ फंक्शन एंड रिटर्न की बात दोनों को सपोर्ट करता है, बट इन एरो फंक्शन इज ए न्यू फीचर इंट्रोड्यूस द ES6 बाय विच वी डोंट नो रिक्वायर्ड फंक्शन कीवर्ड टू डिफाइन ऑफ एनी फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों, यहाँ पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रिवर्स ऑफ द एरे, कि भाई रिवर्स ऑफ द एरे का प्रोग्राम बनाओ। तो चलिए इसको हम देख के कर लेते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों हम यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल डिफाइन कर दिए न्यू एरे करके। ठीक है, और इस एरे का नाम मैंने वैल्यू डाल दिया 1, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4। देखिए ये दो तरीके से पूछा जाता है कि आप जो रिवर्स ऑफ द एरे, ये क्वेश्चन हमसे बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जा चुका है। तो हमें ये है कि हम आपको एक एरे दिया गया, इसका रिवर्स करना है। तो इसके दो तरीके होते हैं। एक तो आप लाइन बाय लाइन या प्री डिफाइन, मीन्स जो प्री डिफाइंड फंक्शन है उसको यूज ना करके आप मैनुअली करके दिखाइए, और दूसरा तरीका ये है कि प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करके आप दिखाइए। ठीक है, जो इनबिल्ड फंक्शन है उसकी बात हो रही है। तो ये एरे हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे
इसका हमें लेंथ निकालना है। तो मान लीजिए हमने क्या किया, एल ले लिया, इस एरे को हमने लेंथ निकाली, यहाँ पे एल लिया, लेंथ निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करता हूँ, एक और नया एरे डिफाइन कर लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे गेट न्यू डेटा। ठीक है दोस्तों, ये ब्लैंक एरे ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसका लूप चलाता हूँ। तो लूप चलाता हूँ तो ये हो गया फॉर, यहाँ पे फॉर लूप हो गया। और यहाँ पे क्या करता हूँ, आई की वैल्यू, जो आई की वैल्यू है वो जो है इक्वल टू लेंथ -1 मीन्स लेंथ -1 कर दिया। ठीक है, और आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, और आई की वैल्यू माइनस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया, और इस को मैंने क्या किया, गेट, ये जो है गेट न्यू डेटा, इसमें मैंने क्या कर दिया, पुश कर दिया। किसकी वैल्यू को पुश कर दिया, इस एरे के वैल्यू को। जाहिर सी बात है इसका इंडेक्स बनेगा मतलब आई की वैल्यू इसमें आएगी। ठीक है, अब मैंने जब इसको इतना कर दिया तो अब क्या करते हैं, ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कंसोल कराता हूँ, console.log, और इस एरे को मैं प्रिंट कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको इंटर करता हूँ। देखिए इसने क्या किया कि ये एरे को रिवर्स ऑर्डर में कर दिया। कैसे हुआ, मैंने क्या किया, एरे का लेंथ निकाला। अब लेंथ -1 मीन्स जाहिर सी बात है कोई भी हमारा एरे चलता है 0 इंडेक्स से चलता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5, तो हमने एक माइनस कर दिया। ठीक है, लेंथ -1 कर दिया, और जो आई की वैल्यू वो 0 तक जाएगी। मीन्स सबसे पहले ये इंडेक्सिंग चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये 0 इंडेक्स तक जाएगा, फिर माइनस कर दिया। तो जाहिर सी बात है जब इसको करेंगे तो सबसे पहले आई की वैल्यू 5 उठेगी यहाँ से, लेंथ -1 मीन्स सबसे पीछे से चलेगा। ठीक है, फिर 5 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा रिवर्स ऑफ दी एरे। ठीक है, एक और तरीका है दोस्तों जो कि ES6 का फीचर है। इसको हम इसको मैं ऐसे करके देखता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए इसको हम इसी को हम करते हैं तो ये करना है। अगर हमने इसको देखिए एक नया एरे ले लिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया कि इसको बैर ले लिया। ठीक है, यहाँ पे ले लिया हमने A2 ले लिया। ठीक है, इस A2 को यहाँ रख दिया। तो मैंने क्या किया कि इस एरे पे मैं फंक्शन लगाया। ठीक है, और array.a पॉप किया, मीन्स इस एरे से एक एलिमेंट जो है निकलता जाएगा। उसके बाद कर दिया कॉमा, और जो है इसको मैंने कर दिया इसको और इसको A2 कर दिया। मीन्स हमने क्या किया, इस एरे पर मैं फंक्शन अप्लाई किया, और एक फंक्शन क्या कर दिया, मैंने उसको हटाया। मीन्स एक फंक्शन को, एक एलिमेंट को हमने निकाला। अब जब मैं इसको इंटर मारूंगा तो आप देखेंगे कि ये जो है रिवर्स ऑर्डर में हो गया। देखिए 3 2 1 2 4, ये देखिए रिवर्स ऑर्डर में हो गया। तो ये दोनों तरीक़ा से पूछा जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि ES6 का फीचर आपको आना चाहिए। ये बोल सकते हैं कि ES6 की हेल्प से करके दिखाइए, या कुछ नया तरीका बताइए जिसमें लाइन ऑफ कोड जो है कम लगे। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों, होस्टिंग क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो होस्टिंग है, ये जो है मैं जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था जिसमें LNT Node.js इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, उसमें मैंने होस्टिंग के बारे में ब्रीफ में डिस्कस किया है। मैं आपको एक बार और बताता हूँ। देखिए ये मेरा वीडियो है जिसमें मैंने लिखा LNT Node.js इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। इसमें जो है मैंने होस्टिंग के बारे में बताया, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया मैंने, जो कि इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था। और देखिए कितने सारे लोगों ने इसे देखा भी है। तो आप इस वीडियो को प्रीफर करें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस जो भी क्वेश्चन है इसको ज़रूर स्टडी करें, ये आपके बहुत काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दोस्तों कि जावास्क्रिप्ट ओवरलोडिंग को सपोर्ट करता है कि नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है। तो मैं आपको बता दूं कि जावास्क्रिप्ट ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रॉमिस क्या रिटर्न करता है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रॉमिस जो है ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनहेरिटेंस, जो जावास्क्रिप्ट में इनहेरिटेंस पॉसिबल है और कितने तरीके से पॉसिबल है। तो मैं आपको बता दूं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट जो है इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है।
और ये जो है जो प्रोटोटाइप होते हैं उससे भी हम इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं। जो क्लास है उसके हेल्प से भी हम इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया हमारा जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन और ये हमारा आउटपुट हो गया। सबसे फर्स्ट टाइम ही हम आउटपुट डिस्कस किए थे। अब हम चलते हैं दोस्तों, ये वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हमारा जो है ये Node.js का बचा हुआ है और जो MongoDB का बचा हुआ है। तो मैं दोस्तों इसका सेकेंड पार्ट भी मैं बनाऊंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सेकेंड पार्ट जो मैं इसका सेकेंड पार्ट बनाऊंगा उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो आपसे अगेन रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।